विभाग से जुड़ी बातचीत तो होगी ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन और विजन 2024 की भी बात होगी। स्टेज पर अब मैं स्वागत करना चाहूंगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। प्लीज जोरदार तालियां बजाइए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राकेश जी और साथ ही साथ मेघा। इंडिया न्यूज के मंच पर हमारे साथ मोदी सरकार के मंत्री, और मंत्री इसलिए खास हैं कि इनके पास करीब 6 मंत्रालय है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देश के सबसे बड़े राजनीतिक मंच पर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरह से जो 3 राज्यों में जो नतीजे आए, जिस तरह से मोदी मैजिक चला, जो मोदी का गारंटी के सामने सभी की गारंटी फेल हो गई, क्या कारण मानते हैं आप? मुझे लगता है उसका अगर आप एक वाक्य में उत्तर पूछें तो पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो मोदी जी के बारे में कहा जा सकता है कि ही हैज़ वॉक दी टॉक। जो कहते हैं करते हैं, कभी कभी लगता है मुमकिन नहीं है, वो भी मुमकिन बन जाता है। और प्रमाणित ढंग से गारंटी को निभाने का जब काम हुआ तो गारंटी पर गारंटी हो जाती है। तो ये काम, ये इस प्रकार की स्थिति बड़े सामान्य ढंग से नहीं पैदा होती, इसके पीछे कड़ा परिश्रम रहता है दिन रात का। ये उसका परिणाम है कि हर चीज़ को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करना, डे टू डे बेसिस, दिन प्रतिदिन, और अद्भुत योजनाएं ऐसे वर्गों को लेकर के जिनकी चिंता कभी किसी पिछली सरकार ने नहीं की। और आज तो तर्क का युग है, केवल कहने मात्र से बात नहीं बनती। अब आप उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लीजिए। कभी किसी ने सोचा कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा वर्ग है जो अपनी रिवायती कला और हस्तकला के माध्यम से अपनी जीविका कमाते हैं, चाहे वो कालीन बनाते हैं, चाहे वो कारपेट्स बनाते हैं, चाहे वो हस्तकला करते हैं, चाहे बर्तन बनाते हैं, चाहे मुरादाबाद के हैं, चाहे कश्मीर के हैं, और साथ ही साथ इस मुल्क की तहजीब को जिंदा भी रखते हैं। लेकिन उनकी अगली पीढ़ी अब आगे पीछे होने लगी थी। तो कितनी बड़ी और कितनी कल्पना के साथ ये योजना लाई गई, और निश्चय ही इससे हमारी जो रिवायती, जो हमारी सांस्कृतिक कलाएं हैं, उनको जीवित रखने का भी काम होगा, और साथ साथ जीविका का एक अल्टरनेट मीडियम बनता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेडी वाला, कभी आपने सोचा? रेडी वाले को कभी ध्यान ही नहीं दिया आपने। गाड़ी चलाते रहते कितने रेडी वाले होते हुए आते हैं, आज एक खड़ा दूसरा खड़ा है, पूरी तरह रेडी सर ने। उस वर्ग को सम्मान देना, उसको मान्यता देनी, और उसके लिए एक अलग तरह से एक्सक्लूसिव योजनाएं बनानी। तो लोगों को ऐसा लगा कि समाज के वो वर्ग जंग की कभी चिंता नहीं की थी, आखिरी कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति, उस तक पहुंचने का। आज भी जो ये भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, मैं उस दिन भी कह रहा था कि पहली बार शायद इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। आमतौर से सरकार के से काम लेने के लिए आम नागरिक को चक्कर लगाने पड़ते थे दफ्तरों के। एक दिन लगाया, दूसरे दिन लगाया, तीसरे दिन लगाया, चौथे दिन थक करके बैठ गए, एक गिव्स अप। आज सरकार उसके द्वार पहुंच रही है। सरकार जाकर के पूछ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका मकान बना कि नहीं बना? नहीं बना तो निकालो दस्तावेज, तो बनना चाहिए क्योंकि आपका सूची में नाम है, आप उसके हकदार हो। सरकार जाकर के पूछती है कि आपका आयुष्मान भारत बना कि नहीं, इंश्योरेंस का। और वो इंश्योरेंस की स्कीम भी अद्भुत कि बीमारी होने के बाद इंश्योरेंस होती है। दुनिया में कोई ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है जो किसी बीमार आदमी को इंश्योर करती है। आप आजमा के देख लीजिए, अगर आपने इंश्योरेंस करवाई भी और खुदा ना खास्ता अगर हार्ट अटैक हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हर तरह से ये प्रमाणित करने का प्रयास करती है कि आपको हार्ट का रोग पहले से था, आपने छिपा के रखा। लेकिन ये एक ऐसी योजना है कि आज आपको पता चलता है कि कैंसर हुआ, दूसरे दिन जाकर के इंश्योरेंस कराइए और उसके इलाज के पूरे पैसे निकाल। तो ये एक बड़े कल्पना के साथ एक नई शुरुआत की है। मैं तो ये कहूँगा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द डिलीवरी सिस्टम हुआ है, बिना सोचे हुए क्या आज़ाद है क्या धर्म है, जिसको जिसकी आवश्यकता है उस तक पहुँचने का काम। और ये जो प्रदेशों का आप बात करें तो जैसे मैं राजस्थान के चुनाव के दौरान भी कह रहा था, लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि जिसको मोदी जी डबल इंजन कहते हैं उसका अर्थ क्या है, उसका लाभ क्या है। निश्चय ही जहाँ जहाँ अनुकूल सरकारें बनी थी, उसी संगठन की, उसी दल की जिसका राज केंद्र में है, तो ये योजनाएं पूरी तरह धरती पर उतरने में कामयाब रही।
जहां उस प्रकार का सहयोग नहीं था, अनुकूलता नहीं थी, तो लोगों को उस तरह का लाभ नहीं पहुंचा। और हर नागरिक, हर परिवार चाहता है कि मेरा लाभ हो। अगर देश के दूसरे राज्यों में किसी को कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, फायदा, तो मुझ तक क्यों ना पहुंचे। तो Dr. Singh, my question is related to what you said. You know, the Sankalp Yatra that the Prime Minister had inaugurated, and it is going to the remotest parts of the country to talk about the beneficiaries if they have not received these benefits. You talk about Swanidhi Yojana, you talk about Ayushman Yojana, Jan Dhan Yojana, several of these schemes. Is this also in anticipation of the Lok Sabha elections that take place? The last time around in 2019, there were 300 plus seats that had been won by the BJP. Now, there seems to be this increased confidence within the BJP that the party is going to cross the 400 plus mark. Yeah, to take the second part of your question first, of course it will cross 400 plus, so there's no second thought about it. Now coming back to the first, see, opposition will always try to project it in that manner in order to, you know, to reduce its significance that's happening on the eve of election or it's related to election. But just recall, right soon after Prime Minister Modi took over on the 26th of May 2014, right from day one, he's been rolling out one after the other scheme, even when the elections were 5 years away. Like, for example, I'll give you a very small example, which is not often quoted. Within 3 months of this government came in, right, I think precisely in September 2014, a very historic decision was taken, partly I am also related to that department, the DOPT, wherein a dubious legacy from the British Empire was done away with, of getting the certificates attested by gazetted officers, which I'm sure you or your elders would have also gone through. And a message was sent out, look, this is a government which has the capacity to trust its citizens, its youth. You sign your own papers. So it's been one after the other. Then from the 1st of January 2016, the interviews were abolished for appointments to most of the, you know, vacancies, because otherwise there were allegations that there was misappropriation happening, some nepotism, etc., favoritism. You would support a candidate in interview and you would reduce his marks, or you try to make up. So that kind of a level playing field was given. Similarly, Mudra Yojana happened just about 4 months or 6 months after the first government came in. So this has been a series. I mean, this is a continuation, a sequel to that. It's not that it's happening only at the eve of election, because this is not a government which starts working only on the eve of election. This is a 24/7 to 365. So we will continue working even after the election. So that is not the case. I think it's not be fair to relate it to that. डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से धारा 370 को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, उसके बाद आपने देखा कि जो विपक्षी नेताओं का जो प्रतिक्रिया आई, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से अभी भी उनका जो रवैया है, क्या उसको लेकर आपका क्या सोच है? नहीं, मुझे लगता है कि अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पक्ष में फैसला दे दिया है तो उनके पास कुछ कहने को है नहीं। अब ये है कि अगर उनकी राजनीति 370 की आड़ में चलती थी तो ये उनका दुर्भाग्य है, और बहुत देर चलनी नहीं थी। मैंने उस दिन संसद की बहस में भी पिछले सप्ताह यही बात कही लोकसभा में कि 370 का लाभ किसको था। 370 का लाभ तो उन लोगों ने सबसे ज़्यादा लिया जो उसकी पैरवी करते थे, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी उन्होंने किया। और मैंने एक उदाहरण दिया था कि मिसाल के तौर पर कुछ एक कानून थे जो नहीं लगने दिए गए, डाउरी एक्ट, क्योंकि 370 आपको इजाज़त देता था वहाँ की सरकार को कि वो कौन सा नियम अपनाए कौन सा नहीं अपनाए केंद्र का, और नहीं अपनाए। क्यों? इसमें किसका नुकसान लाभ था? लेकिन किसी वर्ग विशेष को रिझाने के लिए, तुष्टीकरण के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं लगाया गया। अब ये ऐसे कानून है, दुनिया के किसी देश में कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो, उसका विरोध करने का कोई तर्क नहीं बनता। एक और मैंने उदाहरण संसद में भी दिया था जो बहुत सारे लोगों के ध्यान में नहीं था। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई सन 1975 में, तो उन्होंने 42वां अमेंडमेंट लाया था जिसका अक्सर कानून साज जिक्र करते हैं, जिसके तहत एम्बलम बदल दिया गया। उसमें एक क्लॉज ये भी था कि विधानसभाओं का और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से बढ़कर के 6 साल हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा जी के पास इस प्रकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी कि अभी कांग्रेस पार्टी के लिए अनुकूलता नहीं है चुनाव की, और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस का उसको समर्थन था, तुरंत उसको अपना लिया गया और उन्होंने अपना अवधि काल 5 से 6 वर्ष कर दिया।
3 वर्ष के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनती है जनता पार्टी की, वो सारे अमेंडमेंट्स रिव्यू किए गए, ये पाया गया कि ये इस प्रकार का कानून लोकतांत्रिक जो हमारा संविधान का मूल है उसके अनुकूल नहीं है और इसको वापस रिवर्स किया जाए। फिर शायद 45 या 46 अमेंडमेंट आया, पुनः 6 वर्ष की अवधि काल को 5 साल कर दिया गया लोकसभा में सभी विधानसभा। लेकिन उस समय इन्होंने 370 की आड़ ले ली कि साहब हमने अब 370 हमारे हित में नहीं। आप बताइए किसके हित में था, ये किसी सत्ताधारी पार्टी के परिवार के हित में। और 5-6 अगस्त जब तक ये 370 हटाया नहीं गया, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहा, यानी इमरजेंसी गुजर जाने के 30-40 वर्ष के बाद भी। तो ये तो दुरुपयोग हो रहा था, आम मानस को इसका कोई लाभ नहीं था। उसके लिए तो एक बंदिशें खड़ी कर दी गई, बैरियर खड़ा कर दिया। जब कश्मीर, और किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक क्यों ना, हिंदू हो कि मुसलमान हो, जब वो जम्मू कश्मीर से बाहर आता तो उसको दूसरे लोग भी शक की निगाह से दिखते थे और वो भी समझता है कि शायद मैं अलग हूँ। तो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग भी इसी से आई है, जो मानसिक स्तर पर जो बैरियर्स थे, मेंटल बैरियर्स, वो भी जाते रहे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से नोटों की गड्डी आपने देखी टेलीविजन पर, जो कांग्रेस के सांसद के घर से जिस तरह से आपने देखा, क्या 2024 में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? निश्चय, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जिंदा रहेगा। 2014 में भी कोयला घोटाला था, हेलीकॉप्टर का था, जहाज का था, राफेल का था। तो ये नए नए मुद्दे भ्रष्टाचार के देते रहेंगे हमको। अब ये उनके स्वभाव और उनकी कल्चर में आ गया है, क्योंकि उस प्रकार की जवाबदेही नहीं है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, इसका एक काडर है, एक स्ट्रक्चर है। हर कार्यकर्ता की जवाबदेही भी रहती है और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है कामकाज का, उसके आचार विचार का भी। Singh, I would like to take you back to abrogation of 370 and the Supreme Court verdict that has just recently been brought out, particularly with regards to the Supreme Court now observing that there needs to be full statehood that needs to be reinstated in Jammu and Kashmir at the soonest possible, and the elections that should be done by September 2024. Opposition has also raked up this issue, saying why is it that Jammu and Kashmir has still not been reinstated as a complete state? No, I think with due regard and respect to the Supreme Court, there's never been a denial of going back to the statehood. In fact, none less than the Home Minister, Mr. Amit Shah, has more than once stated on the floor of the House in Parliament that at the appropriate time, the statehood would be restored. And therefore, I think it's already in the pipeline. Also talking about your ministry, we talk about space and technology, and you just recently made a comment that India has the potential to reach the private startup sector to $100 billion by 2040. How is that goal going to be achieved? What are the action plans that the government has taken, and particularly your ministry, in reaching that goal? I think there also, without being modest, the credit goes to Prime Minister Modi, because for 70 long years, the Department of Space had worked behind a veil of secrecy. I know why. The outsiders were not allowed in. Just a team of 10 people would sit in the station and then keep working, and nobody knew what was happening, even the launching. So, about 4 years back, when this was put up before the Prime Minister, I am glad and grateful to him that the space sector was unlocked, as the media put it. And that is evident from the fact that when Chandrayaan was launched, we had about 10,000 spectators on the spot and about 1,000 media persons. So somebody tweeted, one of the critics tweeted, what is new about it? Why so much of hype? So one of the media persons told me, there's a tweet, a critical tweet, what do you have to say? So I asked him, when did you come here last? He said, I've come here for the first time. I said, this is new. So everybody realized that there was a stake with the mission. The manner in which people got glued to the television screen, I think happens only when an India-Pakistan match happens. So everybody thought it's my. So unless there is a ownership, there is stake involvement, the growth will not happen. And the result is that within 4 years, we had just one startup around 2020. Today we have almost 189 private startups. And the first ones, like Sky Routes, have already turned into entrepreneurs, into thousands of crores. This is because the sector has been opened up to the private participants, to the industry. There's a huge investment, even in this financial year, beginning from April to December, which is just about 8-9 months. We have had an investment of more than 1,000 crore
from the private sector. And therefore, there's a quantum jump happening now, because you see, there was no dearth of talent or potential there, and no dearth of commitment also. If you recall, in the archives you have pictures of Vikram Sarabhai carrying some of his load on the carriage of a bicycle. I mean, that was the kind of deficiency in which they were working. In spite of that, they could reach where they've reached. And now that barrier has been let open. I think there's a huge supplementation of resource pool, both financially as well as knowledge-wise. So that's what is giving, the world now is looking up to us. Even though America landed a human being much before us, way back in 1969, but it was our Chandrayaan which brought back the evidence of the presence of water, the H2O molecule. So that is the kind of potential and talent that we have. But we had, put it behind man-made shackles. So once that is let loose, see what wonders are happening. डॉक्टर साहब मैं सवाल पूछना ही चाह रहा था। मात्र से ही बहुत कुछ आदमी सीखता रहता है, केवल आप उनको वॉच ही करते रहे। सो ही इज़ एन अनयूजुअल पर्सनैलिटी, और ऑफ कोर्स काम तो जितना करते हैं और जितना वो प्रवास भी करते हैं और प्रवास के बाद भी काम करना, ऑलमोस्ट 24/7। डॉक्टर साहब, DRPG में जो है, जो विभाग है आपका, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप प्रयोग कर रहे हैं, ये पब्लिक ग्रीवेंसेस को दूर करने के लेकर, इससे क्या फायदा होगा और किस तरह से जनता को इससे लाभ मिलने वाला है? देखिए, जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, और मोदी जी ने आते ही एक हमें मंत्र दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो मेरे नज़र में अच्छे या सुशासन का अर्थ है कि जहाँ पारदर्शिता हो, जहाँ जवाबदेही हो, और जहाँ शिकायत का निवारण हो, क्योंकि शिकायत के निवारण में ही सिस्टम का सुधार भी है। और मैंने तो ये कहा है अधिकारियों से कि अगर एक ही शिकायत 3 अलग अलग जगह से आती है तो मान लीजिए कि हमारे में गलती है, कि हमारे नियम में गलती है, कि शिकायतकर्ता की गलती नहीं। इसलिए ग्रीवेंस एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसको कोई महत्व नहीं दिया था, शायद इसको न्यूसेंस समझते थे। 2014 में जब ये सरकार आई तो आलम ये था कि साल भर में, पूरे साल में केंद्र में केवल 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे देश में से, इतना बड़ा देश, क्योंकि उनका ना निवारण होता था कुछ में। आज वो बढ़कर के संख्या 20 लाख 22 लाख हो गई। और इसी तरह से कहीं महफिल में बैठे थे तो मुझे किसी ने पूछा कि इसका मतलब है कि आपके खिलाफ शिकायतें ज़्यादा हो गई, बढ़ गई? तो मैंने कहा नहीं, इसका उत्तर तो 200 साल पहले, 150 साल पहले मियाँ गालिब दे गए थे कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। हमसे तवक्को है इसलिए गिला आता है, जहाँ होता ही। और इसलिए मैं स्वयं बैठता था, हर फ्राइडे इवनिंग हम उसको मॉनिटरिंग करते थे। आज ये स्थिति है कि हमारा लगभग 97% डिस्पोजल रहता है एवरी वीक। 4-5 दिन में हम हर ग्रीवेंस को एड्रेस करते हैं, और अब धीरे धीरे हमने प्रदेशों को और केंद्र शासित राज्यों को भी उसके साथ जोड़ा है, एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस सेल बनाया। और निरंतर हम भी अपने अनुभव से सीख रहे हैं। जब ये 95-98% होने लगा तो शायद पिछले साल दिसंबर की बात है, मैंने अब सेक्रेटरी साहब से कहा कि शिकायत का तो निवारण हो जाता है, लेकिन शिकायतकर्ता का चेहरा वैसे ही रहता है। तो बोले साहब कि वो समझते हैं कि वो खुराफातियाँ करते हैं। मैं कहा नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि नो 2 वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, डिस्पोजल डज नॉट मीन सेटिस्फैक्शन। अब वो कोई आता है शिकायत करता है कि साहब मेरी प्रमोशन नहीं हुई, हमने तो 5 दिन में उसके विभाग से पूछ के दे दिया, उन्होंने कहा साहब एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, ये था वो था, लिहाजा नहीं हुई। वो सोच के आता है शायद हो जाएगी, अब उसका इख्तियार हमारे पास है नहीं, तो उसका तो एक बना हुआ है। तो मैंने कहा आजकल पश्चिम में एक हैप्पीनेस इंडेक्स की चर्चा हो रही है, एक नया कॉन्सेप्ट है। तो हमने 7-8 महीने से एक अलग से हेल्प डेस्क बनाया, हमारे पास यहाँ जगह नहीं तो नोएडा में बनाया। तो हर शिकायतकर्ता को हमारे यहाँ से एक फ़ोन जाता है। फिर सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ जो 97% डिस्पोजल कर रही है, और फिर ह्यूमन इंटरफेस टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ वॉट एवर इज़ लेफ्ट। तो वो पूछता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे हुआ है, वो कहता है क्या साहब कुछ नहीं हुआ, जहाँ जाओ बात हुआ। आप तो यही जवाब देते हैं, सिनिसिज्म आ जाता है, साहब नहीं आपने भी कुछ नहीं किया। फिर वो समझता नहीं भाई साहब ये हमारे इख्तियार में नहीं था, इसका ऐसा है जैसे दिया गया, आपको रिव्यू रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए या फलां कार्यालय में जाइए, या फिर देख लीजिए अगर कोई कोर्ट में ऐसा केस है, तो उस तरह से उसको बातचीत करके। तो कहने का अर्थ ये कि निरंतर इसमें भी बड़ी कठोर परिश्रम, बड़ी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ काम किया गया, और एक अच्छा एक समन्वय बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी।
Obviously, elections are on the anvil. 2024, Telangana has been won by the Congress. There were a number of comments that came in from southern leaders, including Karti Chidambaram from Congress, talking about the north-south divide. There has been a complete outreach that has also been made by Prime Minister Narendra Modi, a number of visits, number of projects. We talk about temple visits, we talk about Tamil philosophers who have been part of Prime Minister's speeches as well, the context that has been used over there. How is BJP looking to counter this South narrative that is being built by southern states, regional parties? No, I think this won't carry much weight simply for the reason that this is not based on conviction. This is only a subjective way of projecting, things. Otherwise, I think for once in 75 years, we have a Prime Minister who has the capacity, and he has proved that, to bind north, south, east, west, northeast. And even in Telangana, if you see, he was attracting the similar kind of crowds and same numbers as he was doing in possibly Madhya Pradesh, Chhattisgarh or Rajasthan. And we have been witness to that, even in states like remote northeast states like Mizoram and Meghalaya. I remember way back in 2015, we invited him to Meghalaya when I was looking after northeast. And we also asked for a public rally, which we got. Then we got worried. The government was different, people's thought process was different. We were new to the government, and there were all kinds of misgivings spread about this party. So we thought, how would we arrange people? How would we be able to attract crowds from other places and everything? But the day Prime Minister Modi arrived, this was just 1 year after he'd taken over, we had small little girls from these Christian schools lined up in a queue, holding hands with each other, putting on Modi ji's mask and welcoming him. So there's so much of spontaneity, and I think it's a great blessing that he has bound the entire country in a single cord. It's not easy for a heterogeneous country like India. If you look back in the past, there have been prime ministers who were very popular in the central India. And that's why it got to be known that the road to Delhi is through Lucknow. There were certain prime ministers who were having some base in south, none in north. They were actually, sometimes, I don't want to name, there were certain prime ministers who came to be known for the first time in North India after becoming prime minister. But that's not the case with Modi. That's because his reputation preceded him. The Modi model was already in place before Prime Minister Modi came in. So he has that kind of, and I think it's an asset for all of us. Yeah, also, the big controversy that was raised in the parliament where one of the MPs from the opposition spoke about this cow belt and how BJP is concentrated to the cow belt and therefore that now north side narrative that has been built. But talking about India Alliance, talking about India Bloc, there are a number of parties who are from Central and North India as well, who are part of India Alliance. There are parties from down south, including DMK, that are part of India Alliance as well. Do you think there is a conflict of a common united narrative within India Alliance, within India Bloc, that could be the undoing of the India Alliance success and perhaps makes it easier for the BJP to then reach the 400 plus mark? No, absolutely. You've taken the, absolutely. Because, you see, this is hardly a guarded secret. And that's why this alliance is not being taken seriously anywhere. Not even among the masses. And this, it ends up, it begins with a photo op, ends up with a photo op. And I don't think it needs to be even hardly needs to be devoted too much of time and energy as well. And they hardly see eye to eye with each other. So the only common grievance is that somehow Prime Minister Modi should not be there. But after that, all of them are at loggerheads with each other. So they don't even know who's leading that alliance. So it's both headless and tailless. So they don't have a head and they don't have a following. So nothing more is needed to be said. डॉक्टर साहब, स्पेस से आपके डिपार्टमेंट से हमारे पास आया है, उसमें इसरो ने फीमेल रोबोट व्योम मित्रा को स्पेस में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में देश को कम ही मालूम है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी का यह स्पेस मिशन अब क्या शक्ल ले रहा है? हाँ, ये आपने अवसर दिया तो मैं ये भी कह दूं कि आपको जानकर खुशी होगी कि अंतरिक्ष विभाग में पहले से ही महिलाएं लीडरशिप रोल में हैं।
हमारे यहाँ जो आदित्य मिशन है उसकी मुखिया भी महिला है, निजार तमिलनाडु की, और हमारी चंद्रयान मिशन की जॉइंट डायरेक्टर नंबर 2 कल्पना कर्नाटक की। तो वहाँ पर अलग किस्म की एक प्रथा चली आ रही है। और ये जो गगनयान का हमारा जो लास्ट ट्रायल होगा, जिससे बाद में हम एक जीवित मानव को उसमें भेजा जाएगा, उससे पहले एक आप कह सकते हैं कि फुल ड्रेस रिहर्सल, क्योंकि जितना एक हिंदुस्तानी को अंतरिक्ष में भेजने की कल्पना जितना आनंद का विषय है, उतना ही आनंद हमें महसूस होना चाहिए जो हम सुरक्षित वापस ला सकें, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सारे ट्रायल फ्लाइट्स हो रहे हैं। तो जो आखिरी होगा, जिससे पहले भेजने से पहले एक रोबो फ्लाइट, उसमें एक एस्ट्रोनॉट जाएंगी, वो फीमेल एस्ट्रोनॉट होगी, वायुमित्र उनका नाम होगा, और वो सारी एक्टिविटीज़ प्रक्रियाएं करेंगी जो बाद में जीवित मानव करेगा, और कर आके वो वापस आएंगी, उसी तरह से उतरेंगी, पानी में से उनको रिट्रीव कर लेगा, उसमें नेवी भी रहेगी, कोस्टल गार्ड भी। और जब हमको उसमें पूरी तरह सफलता प्राप्त हो जाएगी और हमें संतोष होगा कि अब हम, और हमें आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस भी होगा कि नाउ वी आर रेडी फॉर इट, हम उसके 2-3 महीने के बाद ही लगभग 2025 में एक जीवित मानव को, पहले हिंदुस्तानी को भेजेंगे। वैसे तो हिंदुस्तानी राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो मिशन सोवियत यूनियन था। तो ये नट बोर्ड से लेकर के हर तरह से इंडिजिनस मिशन रहेगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है। उधमपुर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी जो कि आपका कंस्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री द्वारा जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सैचुरेशन लेवल पर पहुंच गया है। आप पहले हमको लगता है कि कंस्टिट्यूंसी आपका बनेगा जो कि योजनाएं जो हैं 90% से ऊपर है। क्या ये दूर दराज तक भी पहुंची हैं, इसकी सभी लोगों तक पहुंचा है? नहीं, निश्चय ही। अभी आपने अवसर दिया तो मेरे पास भी मौका है अपने मतदाताओं तक पहुंचने का इस प्रश्न के माध्यम से।